नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग रिसर्च प्रपोज़ल को लेकर एक सीरीज़ चालू किए हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना चाहिए और जो भी रिसर्च प्रपोज़ल के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और पीएचडी एडमिशन में आप लोगों को हेल्प हो जाए, उसी को लेकर ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। और फर्स्ट वीडियो में जैसे आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रिसर्च क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए। उसी वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हाइपोथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च प्रपोजल में। और हम लोगों ने चौथी वीडियो में बात किया था कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो आपका रिसर्च प्रपोजल का काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। और आज हम लोग बात करेंगे खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कि उनकी चैलेंजेस क्या है रिसर्च प्रपोजल को लेकर और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और इंटरव्यू को लेकर उनका क्या अप्रोच होना चाहिए। खासकर जो हिंदी मीडियम के हमारे दोस्त हैं जो इंटरव्यू इस बार देने जा रहे हैं, काफ़ी लो कॉन्फिडेंस और काफ़ी डाउट में है कि हमें इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और खासकर ये बात डीयू और जेएनयू दोनों जगह लागू होता है, तो उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं उनको इंटरव्यू को लेकर और रिसर्च प्रपोजल को लेकर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और डीयू में क्या एक्सपीरियंसेज है हिंदी मीडियम को लेकर। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे बड़े भाई और हमारे डिपार्टमेंट में ही पीएचडी स्कॉलर हैं धारा सिंह कुशवाहा। तो उन्हीं से हम लोग इस सब जो इश्यूज है उस पर बात करेंगे। आप एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन चालू करेंगे। थैंक यू विकास, अपने यूट्यूब चैनल पर इनवाइट के लिए। बात यह है कि जब हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो ये मेरे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि मेरा जो बैचलर्स है और उसके बाद मास्टर्स, एमफिल और अभी पीएचडी शुरू जो हुआ है सब डीयू से ही रहा है। 2014 से 17 तक मेरा बैचलर्स रहा है हिंदू कॉलेज से, और मास्टर्स मेरा जो है वो भी डीयू डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से ही रहा है 17 से 2019 तक के बैच में। 19 से 21 के बैच में मेरा एमफिल रहा और 2022 में मैं पीएचडी में एनरोल हुआ हूँ, और मेरा मीडियम भी हिंदी ही है। इसके अलावा जो चीज़ आप जिस तरीके से इस मुद्दे को सामने लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस समय आप लेके आए हैं, अभी प्रपोजल सबमिट हो रहे हैं और उसके बाद में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, तो एक टेंटेटिव डेट भी आ गया उसका जनवरी में। हाँ। तो बात यह है कि जब हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चैलेंजेस की बात करते हैं और मुख्य रूप से रिसर्च को लेकर, तो दो जो आपने मुख्य विषय बताए हैं, एक तो रिसर्च प्रपोजल को लेकर और दूसरा बताया आपने अपने इंटरव्यू को लेकर। इसके अलावा जो भी चैलेंज है वो इससे ही जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आप अगर इन दो डोमेन में आप अपना काम अपना मतलब अप्रोच समझ जाते हैं, सही अप्रोच आप अपनाते हैं, तो मुझे लगता है सारा सब कुछ बाकी जो चैलेंजेस है वो लाइन में आ जाते हैं। तो अब जैसे रिसर्च प्रपोजल की जब बात आती है तो उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या हमें लिटरेचर मिलेगा, क्योंकि काफी सारे क्योंकि जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड लिटरेचर मिल पाएगा कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्योंकि आपको पहले डोमेन चूज करना होता है टॉपिक से पहले। तो जो भी डोमेन हम किसी में चूज करेंगे, जो डोमेन हम चूज करेंगे, चाहे इंडियन पॉलिटिक्स से हो, चाहे कंपैरेटिव से, या उसमें ही कोई डोमेन हो, जैसे मान लो इंडियन पॉलिटिक्स में आपने जुडिशियरी चुना या पार्टी पॉलिटिक्स चुना, तो उसमें क्या रीडिंग्स हमारे पास हैं, तो और रीडिंग्स ही नहीं, क्वालिटी रीडिंग्स है या नहीं, वो भी बड़ा चैलेंज है। तो बात यह है कि इस चैलेंज को हम टैकल कैसे करें, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे सामने जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि मटेरियल है या नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम अप्रोच कैसा रखते हैं इसके प्रति। क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अक्सर ये देखा गया है कि उनमें अपने प्रति कहीं ना कहीं ये भावना जरूर है कि हम हिंदी माध्यम से हम लिख के हम वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, या हिंदी माध्यम का होना खुद में एक उनके कॉन्फिडेंस को कमजोर करने का प्रतीक बन जाता है। मतलब वो हिंदी मीडियम के हैं तो खुद मान चुके हैं कि हम एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं लिख पाएंगे। तो जो आप कहीं ना कहीं आप जो एक माइंड सेट जो होना चाहिए रिसर्चर का, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उनको अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। मीडियम तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप पर भी विश्वास होनी चाहिए कि हाँ मेरा माइंड सेट से जो आपका एटीट्यूड है उसके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, वो जरूरी है। और दूसरा चीज ये है कि जब रिसर्च प्रपोजल और एमफिल या पीएचडी दोनों के इंटरव्यू की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण ये नहीं रखता है कि आप किस मीडियम से खुद को प्रेजेंट वहां पर कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं।
महत्वपूर्ण ये है कि आपकी समझ कितनी है। क्योंकि देखिए मैंने एमफिल का भी दिया, पीएचडी का भी दिया, दोनों बार, और ना ही केवल डीयू में, जेएनयू में भी इंटरव्यू में, तो डीयू और जेएनयू दोनों में इस बात पे कभी किसी ने टोका नहीं कि आप हिंदी में क्यों बोल। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट काफी है कि आप अगर आपका मीडियम हिंदी है तो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो टॉपिक लेकर जा रहे हैं उस पर आपकी नॉलेज क्या है और उसको आप प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। और धारा भी आप बता रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपका जेएनयू हो या डीयू हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मीडियम को लेकर, कि आपको मीडियम को लेकर आपको टोका जाए कि आप नहीं अपना जो आइडिया बता रहे हैं उसको इंग्लिश में ही बताइए। बिल्कुल, आप अगर हिंदी में है उसमें क्लियरिटी है तो कोई इशू नहीं होगा। बात ये है, हाँ जेएनयू का ये चीज जरूर है कि वो प्रपोजल कहीं ना कहीं इंग्लिश में एंटरटेन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्लुएंटली बोलना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपना लिख सकते हैं, और क्योंकि समय आप चाहिए, एकेडमिक्स में समय आपके पास होता है, आप क्योंकि एंट्रेंस देते हैं तब उस समय आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इतना इशू नहीं है इंग्लिश मीडियम का। क्योंकि आपको दूसरा बात कि आपको जैसे पता होगा कि हमारा जो मास्टर्स वाला जो कोर्स भी है वहाँ भी ट्रेनिंग नहीं मिलता है रिसर्च वाला, कि आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए, चाहे इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, जो स्किल होता है, वो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, कोई भी आपका जेएनयू हो चाहे डीयू हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब एमफिल हट गया तो मेरे हिसाब से अब डिपार्टमेंट उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारे समय सब नहीं था कि हाँ रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए, हम लोग उस पर सीनियर का हेल्प लेते थे। तो आप जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अब आगे, इससे हम आगे बढ़े तो बात ये है कि जब हम प्रपोजल बना रहे हैं तो उस समय डीयू का, अब हम डीयू पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डीयू का ही एक्सपीरियंस है और जेएनयू की काफी चीजें हैं जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए जेएनयू से डीयू ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा अकोमोडेट ज्यादा करता है, बिल्कुल नो डाउट। तो उसमें बात यह है कि जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं और प्रपोजल की बात करते हैं, तो प्रपोजल में आपको ये तो सीधा बात है कि आपको मटेरियल क्वालिटी वाला चाहिए। तो आपको पहला ये है कि आपको अच्छी रीडिंग्स उसमें साइट करना जरूरी है, दूसरा अच्छी रीडिंग्स पढ़ना जरूरी है। मैं आपके पॉइंट को एलाबोरेट कर दूं, ऐसा नहीं कि आप विकिपीडिया पर गए वहां से उठाकर डाल दिए, सोर्सेस बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल, सोर्सेस और रीडिंग्स, आप कहाँ से, आपका सोर्सेस है, आप बिब्लियोग्राफी कहाँ से बना रहे हैं, बुक कौन सा साइट कर रहे हैं, बुक कौन सा साइट कर रहे हैं, किन लोगों को साइट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा प्रपोजल बनाते समय लिखने में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। बात केवल इतनी सी आती है कि आप रीडिंग्स जो चूज कर रहे हैं वो फिर हिंदी में चूज करें या इंग्लिश में चूज करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि आप, अगर आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है पोल साइंस में, तो कहीं ना कहीं आप इतना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप जो भी रीडिंग आप पढ़ें पोल साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश या हिंदी में, तो उसको आप समझ पाते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आपको प्रपोजल बनाना है। उसमें आप ये कोशिश करें, जो भी अभी इंटरव्यू फेस करने वाले हैं या प्रपोजल जो सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें सब एकमात्र चीज आप प्लीज ध्यान रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश कोई क्वालिटी का सिंबल है। मैंने भी ऐसे ही अभी पीएचडी के दौरान अपने सुपरवाइजर सर से बात करी, तो उन्होंने, जब उनसे मैंने ये पूछा कि क्या मैं थोड़ा बहुत अब इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो क्या मुझे इंग्लिश में करना चाहिए या प्रपोजल इंग्लिश में बनाना चाहिए, तो सर ने सीधा एक कमेंट किया कि इंग्लिश क्वालिटी का सिंबल नहीं। हाँ, तो विकास, जब हम बात करते हैं प्रपोजल को लेकर, तो प्रपोजल में पहला सवाल जो आता है अनेक लोगों के मन में उठता है, और नॉर्मली जब जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि भाई हमें प्रपोजल जो है इंग्लिश में बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा या इंग्लिश में बनाना। हाँ, क्योंकि लोग किन को प्रेफरेंस देंगे या डिपार्टमेंट में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, देखो, कि प्रपोजल इसलिए बनाया जाता है कि आप अपना जो रिसर्च आइडिया है और अपनी नॉलेज जो है, जिसमें आप करना चाहते हैं, जिसकी आप समझ रखते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से रख सकें। तो इसके लिए पहली चीज ये है कि भाई आपको अब रिसर्च प्रपोजल के लिए इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड आप लिटरेचर पढ़ेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो आप अपनी समझ ही एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उस लैंग्वेज को बांधना वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस लैंग्वेज में बंधना या उसके बैरियर में बंधना ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, ये तो सच है कि भाई लैंग्वेज कोई क्वालिटी का सिंबल तो है नहीं, तो आप इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें,
डीयू जब आपको ऑफर दे रहा है, डीयू की तरफ से पूरा खुलापन है, आपको भी अकोमोडेट कर रहा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को बराबर स्टेज दिया गया है, और आपने भी देखा है एमफिल में, आप अपने देख लीजिए, चाहे हमारे पीएचडी में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रेशियो वाला कोई मतलब इरेशनल तरीके से ऐसा लगता है कि यहाँ से बीच में देख लेना, तुम काट लेना, इरेशनल मतलब जो रेशियो है वो बराबर ही है लगभग। तो बात यह है कि जब हम प्रपोजल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको उस लैंग्वेज में बनाना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी लैंग्वेज में अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं या अच्छे तरीके से रख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसकी आपको टर्मिनोलॉजी की पकड़ है। हाँ, तो आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में करें, नो डाउट, और इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करें। सिंपल है कि अगर आप जिसमें अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हो अपने रिसर्च आइडिया को, और आपका जो इंटरेस्ट है रिसर्च का उसमें लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं और हिंदी में बनाना चाह रहे हैं, तो सिंपल है कि यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आप हिंदी मीडियम में हैं, अपने रिसर्च आइडिया को अगर सही से आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में और उससे डिफेंस कर पा रहे हैं आप रिसर्च इंटरव्यू बोर्ड में, तो मेरे हिसाब से आपका हिंदी मीडियम है तो उसके कारण आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और अब जब बात आती है उसके बाद की जो बात आती है वो लिटरेचर कि भाई चलो ठीक है हम बना लेंगे, हिंदी में बना लेंगे, लेकिन चैलेंज ये है कि क्या उसमें हमें लिटरेचर मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जब प्रपोजल आप बना रहे हैं और आप एमए कर चुके हैं उस सब्जेक्ट में, बीए उससे रिलेटेड आपने किया है, उसमें ही हो सकता है कि या हो, कई लोग दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट है, पोल साइंस थोड़ा पढ़ा है, इसीलिए आप इस सब्जेक्ट में आए हैं। तो इतनी समझ आपकी हो जाती है कि किस इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो लिटरेचर है उसको आप समझ पाए, है ना। और उसको समझने के बाद में आपको रिव्यू कहाँ, आपको लिटरेचर की जरूरत कहाँ पड़ती है, मेनली आपको लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। और उसमें आपको उस लिटरेचर को भी एक्सप्रेस करना है और उसके साथ में आपके प्रपोजल से, आपके रिसर्च टॉपिक से कैसे जुड़ा है वो भी आपको, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उससे कैसे जोड़ पा रहे हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं, लिटरेचर रिव्यूइंग कॉन्टेक्चुअलाइज, बिल्कुल, उसको वो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही अपना रिसर्च प्रॉब्लम आप ड्रॉ करते हैं। तो उसको आपको समझने के लिए मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज जैसा बैरियर आपको आता है, एटलीस्ट पीएचडी लेवल इतना बाद में जाकर। और उसके बाद में लिटरेचर जो है, लिटरेचर आपको ये तय करना है कि क्वालिटी वाला कौन सा ज्यादा साइटेड है, कौन सा ज्यादा रिसेंट है, किन लोगों के काम पढ़ने की जरूरत है जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल है, जो आपके टॉपिक है उसके लिए रिलेवेंस है कि नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे रिसर्च जो आपका बुक है चाहे जर्नल्स है पढ़ते तो बहुत है, लेकिन आपके टॉपिक से जुड़ नहीं पाता है। बिल्कुल, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बहुत लिटरेचर के बाद में जो बात आती है वो महत्वपूर्ण है कि साइटेशन को लेकर। कई बार क्योंकि साइटेशन में जो भी जो स्टाइल सजेस्ट की जाती है सोशल साइंसेस के लिए, एपी हो शिकागो हो, तो उनको ये है कि उनका जो भी स्टाइल है वो तो इंग्लिश में दिया जाता है। तो अब उसको हिंदी में करने के लिए कई, देखो दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो उनको वर्डिंग को आप हिंदी में लिखें, जो नाम इंग्लिश में है उसका वही देवनागरी बस लिपि आपको यूज करना है, टर्मिनोलॉजी वही रहेगी। इंडिया है तो उसको इंडिया ही आप लिखें, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें लिपि उसको देवनागरी कर दें बस। हाँ बस। और एक ये है कि अगर ये नहीं करना है और आप उसी तरीके, आपको अच्छा साइटेशन अच्छा रखने के लिए उसी तरीके में आपको जैसा स्टाइल उसमें है वैसा ही रखना है, तो आप कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश में साइटेशन कर लीजिए। साइटेशन में तो लैंग्वेज का कोई इश्यू है नहीं, तो उसको आप इंग्लिश में भी साइट कर सकते हैं। हिंदी के प्रपोजल में इंग्लिश का साइटेशन हो सकता है, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात आते हैं, इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू। तो बात करते हैं कि इंटरव्यू भी एक जो होता है आपका पीएचडी एडमिशन जो होता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अपने रिसर्च आइडिया को डिफेंस करना रहता है वहाँ जाकर, और खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी डाउट करते हैं अपने आप पर कि हाँ हिंदी में इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं प्रॉपर, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपका इंटरव्यू अगर बोर्ड में जा रहे हैं और अपने रिसर्च आइडिया को डिफेंस कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, तो आप अपने एक्सपीरियंस, आपने एमफिल में भी दिया था इंटरव्यू, हिंदी में ही दिया था मुझे जहाँ तक पता है, उसके बाद आपने पीएचडी में भी दिया था
और दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने CPS में भी दिया था, JNU में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? देखो विकास, जब इंटरव्यू की बात आती है तो इम्पोर्टेंट ये है कि सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उस टाइम पे इंटरव्यू में आपका कंफर्टेबल होना और कॉन्फिडेंट दिखना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो वो आप कब हो पाएगा? जब आप अपने विचारों को सही से व्यक्त करने की हालत में होंगे। तो अगर आप सबसे बड़ा बैरियर ही आप लैंग्वेज लगा देंगे, लैंग्वेज आपका माध्यम होना चाहिए, आप उसको बैरियर बना देंगे, क्योंकि जैसे ही आप मीडियम चेंज करेंगे आपको टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी, और टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी तो आप अपने आइडियाज को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए खुद में एक चैलेंज बन जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये डाउट हटा दें, और ये ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो भी अपने दिमाग से ये हटा दें कि फ्लुएंट इंग्लिश में ही बोलना है और केवल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ही अपना विचार व्यक्त करेंगे तभी इंटरव्यू अच्छा जाएगा। वो भी हिंदी और इंग्लिश के दोनों के शब्दों को उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा ही हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो किताबें हैं काफ़ी कुछ है, कुछ मटेरियल भी है, तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमें इंग्लिश में ही मिलता है। तो उसकी टर्मिनोलॉजी को हम ट्रांसलेट करके बताना और उसको हिंदी में करने से अच्छा है कि उसको एज इट इज रहने दें, उसको वैसे ही रखें। अभी किसी बुक का कुछ आइडिया है तो उसको हम वैसे ही रखें ओरिजिनल फॉर्म में, उसको इंग्लिश को भी यूज करें और हिंदी को भी यूज करें। चाहे ये भी हो सकता है कि आप अगर हिंदी में ही दे रहे हैं लेकिन कोई टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। मान लीजिए ट्रांसनेशनल है तो उसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसनेशनल बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि आप अपने आप को किस लैंग्वेज में अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं और रिसर्च आइडिया को आप डिफेंस कर पा रहे हैं। और बाइलिंगुअल सबसे बेहतर ऑप्शन है। देखो, तो बाइलिंगुअल होने से सबसे बड़ा फायदा आपका जो एक कंफ्यूजन होता है कि आपको किस शब्द को व्यक्त करना है, उससे ज्यादा आपका फोकस हो जाता है कि आपको क्या विचार व्यक्त करना है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वैसे व्यक्त करते हैं, और आपके जो बेहतरीन आइडियाज है, और उस समय प्रेशर भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर से आप डील करने में खुद को मजबूत फील करते हैं। इसके बाद सबसे दूसरी बात जो है इसके बाद में वो ये है कि आप अप्रोच कैसा रखें, क्योंकि कई बार चैलेंज ये आता है कि काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हमें उस समय याद नहीं आता। बहुत आसान चीज़ें होती है लेकिन याद नहीं आता है। तो उस समय दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए, और ये जनरल एक मेरी तरफ से सजेशन है, क्योंकि मैं भी जैसे एमफिल का जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद पीएचडी का दिया, तो कई बार ऐसा हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है कि बहुत आसान चीज़ हमसे पूछी है लेकिन हमें याद नहीं आ रही है। तो हमें घबराएं बिना और उस समय बिल्कुल अपने आप को ट्रूथफुल रहना है और ऑनेस्टी से जवाब देना है। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि कई बार हम कई सवालों के जवाब हम जो कुछ पढ़ा है उसके बेस पे उसी को देना चाहते हैं, उसी को बोलना चाहते हैं, उसके बेस पे देना और उसी को जवाब को सामने रखना, दोनों में अंतर है। तो कई बार हो सकता है कि कोई एक फ्रेम आप दिमाग में लेके आए हैं चीज़ों का और वही रखना चाहते हैं, तो आप जैसे ही उस पूरे फ्रेम को सेम तरीके से रखना चाहेंगे, आप हो सकता है कि कुछ एक छोटी सी कड़ी उसकी भूल जाए। मतलब तो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि आप हो सकता है कि आप एक फ्रेम बनाकर जा रहे हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसके हिसाब में ऐसे दूंगा, लेकिन इनका सजेशन है कि नहीं, अगर आप परिस्थिति और क्वेश्चन अगर चेंज हो रहा है तो आप अपना फ्रेम भी चेंज कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, समझ अच्छी है, लेकिन उस समझ के आधार पर अगर आप क्वेश्चन की फ्रेम चेंज की जा रही है तो अपने आंसर के फ्रेम भी आप चेंज कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वहाँ पे जो इंटरव्यू है वो इसलिए आपका हो रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपका जो एरिया है उस पर क्या क्या पढ़ा है, और आप उस जो पढ़ा है उससे कितनी समझ आपकी बनी है वो देखने के लिए। तो आपको केवल शब्दों को रखना या जो कुछ पहले कहा गया है उसको रखना उसके लिए नहीं बुलाया गया। आपकी समझ को और आप जो रिसर्च प्रपोजल लाए हैं, आप जो बात करना चाहते हैं उसमें नया क्या है, आप इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसको रख पाते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल में क्लियरिटी है कि नहीं है, और उस जो आपका सेंट्रल क्वेश्चन है या जो जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको उस पर या लिटरेचर हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, उसी को अगर देखा जाए सिंपल वर्ड्स में तो उसी को डिफेंस करना रहता है इंटरव्यू में। तो थैंक यू सो मच धारा भैया कि आपने टाइम दिया।